डियर स्टूडेंट्स, आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। मैं अंजलि सारस्वत आज आपको साइंस के पेपर के लिए फॉर क्लासेस 6 to 8 ये समझाने वाली हूँ कि आपके पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है और किस पेपर में से किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन ने टर्म 2 के सभी पेपर्स का ब्लूप्रिंट, सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम इशू किया है। उसी ब्लूप्रिंट को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आप ये समझ पाएं कि एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट होता है बच्चों पेपर का फॉर्मेट, यानी कि पेपर में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, हर टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में भी एमसीक्यू या वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है, सिंगल लाइन लिखने के लिए या वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। तो किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके फॉर्मेट को समझें, और फॉर्मेट का मतलब ब्लूप्रिंट को समझें। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ पाए, जिससे वो मदद करेगा आपको पेपर की तैयारी करने में। इवन आप खुद का एक पेपर बना सकते हैं उस फॉर्मेट से। तो जो ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से, आपका फाइनल का पेपर एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर होगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, समझिए। इसके अलावा बच्चों, सैम्पल पेपर 1 का सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया है आपको। सैम्पल पेपर 2 का सॉल्यूशन बहुत जल्द आ जाएगा आपके पास। आप बहुत अच्छे से उनके साथ प्रैक्टिस करिए। वहाँ मैंने केवल आपको सॉल्यूशन ही नहीं समझाया, आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, कैसे लिखते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, ये भी समझाने की कोशिश की है। आंसर प्रेजेंटेशन या पेपर प्रेजेंटेशन का एक वीडियो अलग से भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखिए, चाहे आप बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स हो या होम एग्ज़ाम अपियर। सबका एक ही तरीका होता है कि हम पेपर को इस ढंग से प्रेजेंट करें कि जो एग्ज़ामिनर है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए और बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर्स लिखे गए हों। ये भी बच्चों एक आंसर राइटिंग भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस बार का कोई भी पेपर गूगल फॉर्म में नहीं है, सब्जेक्टिव है, पेन पेपर एग्ज़ाम है। आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना ही है। तो चलिए समझते हैं ब्लूप्रिंट्स को, और मैं कोशिश करूँगी कि आप उसको समझा पाऊँ और आप उसको समझ पाएँ और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लास 8th का ब्लूप्रिंट साइंस का हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितना कितना उनको वेटेज दिया गया है और किस में से कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किस कैटेगरी से आएंगे। तो ये जो ब्लूप्रिंट है वो आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन की ओर से दिया गया है। ब्लूप्रिंट फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 साइंस का है, क्लास 8th के लिए मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। सिलेबस फॉर पेन पेपर टेस्ट टर्म 2, यानी कि पेन पेपर टेस्ट सब्जेक्टिव पेपर है आपका, ऑब्जेक्टिव नहीं है। पेपर पेन आपको लिखना है, लिख कर देना है। तो लेट्स सी द सिलेबस। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। लेसन 10 होगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और 3 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, वो एमसीक्यू भी हो सकता है, 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है और 1 सेंटेंस आंसर भी हो सकता है। यहाँ 2 एमसीक्यू हैं जो 2 मार्क्स के हैं, 1 मार्क के। ठीक है, तो जब अगर 2 एमसीक्यू यहाँ लेंगे तो वेरी शॉर्ट आंसर में एक आपको लिखने वाला आंसर होगा। दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, जिसका वेटेज है 3 मार्क्स और उसको
डिवाइड किया है कि इसमें से एक एमसीक्यू होगा 1 और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर का मतलब अगेन यू हैव टू राइट 1 वर्ड इन आंसर और यू हैव टू राइट 1 सेंटेंस। नेक्स्ट लेसन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लेसन को वेटेज है 4 मार्क्स का। इसमें से 2 एमसीक्यूज होंगे और एक आपका शॉर्ट आंसर होगा, यानी कि शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का होगा। तो 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर और 2 मार्क्स के एमसीक्यू, टोटल हो गया 4। 13 लेसन है साउंड, जिसे वेटेज दिया गया है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स में से 2 होंगे आपके एमसीक्यू, 2 एमसीक्यूज एंड अगेन 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 + 2 4। क्वेश्चन नंबर 14, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको भी 4 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स में आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, 2 to 3 लाइंस का, इससे ज्यादा नहीं होगा। न्यूमेरिकल भी हो सकता है, सर्किट डायग्राम भी हो सकता है, या कंपोनेंट्स के सिंबल्स हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या कोई डेफिनेशन हो सकती है। नेचुरल फिनोमिना में अगर हम जाएं, इसको भी वेटेज है 4 मार्क्स का। इसमें से भी शॉर्ट आंसर यानी कि 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा। 4 मार्क्स है तो शॉर्ट आंसर 2 होंगे, इसमें से 2 + 2। इसी तरीके से इस 4 मार्क्स में भी 2 + 2 2 क्वेश्चंस होंगे। अगला लेते हैं हम लाइट। लाइट को वेटेज है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें से एक एमसीक्यू होगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर यानी वर्ड लिखना होगा या एक सेंटेंस होगा, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मतलब है कि वो 4 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स इसके, वेरी शॉर्ट आंसर का 1 मार्क एंड एमसीक्यू का 1 मार्क, तो टोटल मार्क्स हो गए 6 और ये वेटेज हो गया 6। क्वेश्चन 17 ले लेते हैं, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इसको भी वेटेज है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स में 1 एमसीक्यू होगा, 1 वेरी शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर, एग्जैक्टली इसी तरीके, इसी पैटर्न पर। तो 4 + 5 + 6, 6 मार्क्स का वेटेज। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसको भी वेटेज दिया है 6 मार्क्स। इसमें भी आपको 1 एमसीक्यू मिलेगा, 1 वेरी शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर, अगेन 4 मार्क्स का। तो 4 + 1 + 2 6, 5 + 6 हो गया 1, टोटल 4 मार्क्स हो गए। यानी कि अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको एक समझनी है कि ये जो 3 लेसन्स हैं, लाइट, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, यहाँ से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए आप इन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। इसी तरीके से अब हम इसके और डिटेल समझ लेते हैं। ये टोटल जो आपका मार्क्स होंगे वो 40 होंगे और टाइम होगा 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा। यहाँ 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑब्जर्वेशन में जो कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को समझते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 10 और सारे के सारे एमसीक्यू होंगे। दूसरी कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में जैसे कि डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, किसी चीज को क्लासिफाई किया जा सकता है, एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कोई कंपैरिजन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें देख लीजिए, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक। थर्ड कैटेगरी है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जो 10 मार्क्स का होगा। सभी 10 मार्क्स की हैं, 40 मार्क्स हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का मतलब है टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आपको वो चीजें मालूम होनी चाहिए, क्या फैक्ट्स हैं, जो हैं सही वो सही हैं, उन्हीं के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन अपना देना होगा या उनके बेसिस पर काम करना होगा। इसमें भी अगर हम देखें तो वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन। जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं। शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स हो गया, एंड लॉन्ग आंसर 1 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स, और सभी को वेटेज है 10 मार्क्स, सभी का है 10 मार्क्स, राइट। फोर्थ कैटेगरी है एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड, इंक्लूडिंग ड्राइंग एंड लेबलिंग। देखिए,
एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को सीखा, अब उस नॉलेज को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे हीटिंग इफेक्ट है, तो हीटिंग इफेक्ट आपको एक तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन उसका अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द applications of heating effect in our life, या give name to devices which are based on the heating effect, ये हुआ एप्लीकेशन। ठीक है, इसी में स्किल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, इसी में ड्राइंग्स एंड लेबलिंग भी होंगी। अभी इसके बाद हम सैंपल पेपर जो करेंगे तो उसमें आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स हो गए, और लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 6 + 4 अगेन 10 मार्क्स एंड टोटल हुए आपके 40 मार्क्स। तो ये क्लास 8th का ब्लूप्रिंट है, इसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी करें और आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही आप दूसरा वीडियो देखिए जो सैंपल पेपर 1 दिया है, और उसी के कंटिन्यूएशन में आपको सैंपल पेपर 2 भी मिलेगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन एंड बी कनेक्टेड विथ मी। डियर स्टूडेंट्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन ने टर्म 2 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स इशू किए हैं। आज मैं आपके साथ साइंस का सैंपल पेपर 1 शेयर करने वाली हूँ। डिटेल समझ लेते हैं। इसके लिए अलॉटेड टाइम है 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं 40। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 4 सेक्शंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। 4 सेक्शंस हैं, आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एज सच कोई चॉइस नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। चलिए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। इस कैटेगरी में आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे और कैसे करना है आपको, कि आपको जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका ABCD भी लिखना होगा और उसका जो ऑप्शन है वो भी लिखना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट्स अपीयरिंग आफ्टर ऑप्शन A मेनोपॉज, B प्यूबर्टी, C बर्थ एंड D नन। तो आपको पता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी पीरियड में स्टार्ट होते हैं। तो मार्किंग स्कीम में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। इसमें देखिए आपको ऑप्शन बी भी लिखना है और आपको वो वर्ड भी लिखना है, दोनों तरीके से आप लिखकर दिखाएंगे। इसी तरीके से साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन ए गैस ओनली, बी लिक्विड ओनली, सी सॉलिड है ये वर्ड सॉलिड ओनली, डी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। आपको मालूम है कि साउंड तीनों में ही ट्रैवल करती है, तीनों ही मीडियम में। इसको लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन ये भी देना है आपको और आपको वर्ड भी लिखना है। पेपर प्रेजेंटेशन का ये टिप नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग अप्लायंस कॉजिंग सीरियस डैमेज टू ओजोन। जो रेफ्रिजरेशन में यानी कि कूलिंग वाले अप्लायंसेस में यूज हो रही है, गैस यूज हो रही है, वो किस लेयर को, ओजोन को, कौन सी वो चीज है जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है, कौन सी गैस है? दैट इज कॉल्ड ए MFCs, B CFCs, C LPCs एंड 4 DPCs। हमको सबको मालूम है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे आर द chemical substances which damage ozone layer। ओजोन का थिनिंग इसी की वजह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। और ओजोन बच्चों प्रोटेक्टिव लेयर है, हमें शेल्टर प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन की। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। द सेलेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन के अराउंड जो सेलेशियल बॉडीज घूमती हैं उनको क्या कहते हैं? A comets, B meteors, C asteroids and D planets। Correct option is A comets।
Question 5. Which of the following results in diffused reflection? Diffused reflection किस सरफेस पर होगा जो यहाँ दी हुई है? A प्लेन मिरर, B शाइनी सरफेस, C सिल्वर एंड D वुड। हमेशा ध्यान रखिए कि जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रफ सरफेसेस, राइट? तो प्लेन मिरर, शाइनी सरफेस एंड सिल्वर, ये सभी प्लेन हैं, शाइनी है, और जो रफ सरफेस है वो है आपका करेक्ट आंसर वुड। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब देखिए, ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ढूंढना है हमको, यानी कि जो सही नहीं है। ए देखते हैं, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये हमारी चॉइस नहीं होगी। बी, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बोट मूविंग ऑन वाटर। जो पानी में मूव कर रही है बोट, उस पर भी फ्रिक्शन, वाटर का फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सी देख लेते हैं, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बाइसिकल मूविंग ऑन अ स्मूथ रोड। स्मूथ रोड पर बाइसिकल चल रही है, इवन देन सरफेस फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये भी सही है। डी, फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग थ्रू एयर, कि फ्रिक्शन उस बॉल पर नहीं लग रहा जो एयर में जा रही है, एयर में मूव कर रही है। नहीं बच्चों, एयर भी फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी यही हमारा सही ऑप्शन होगा। Question 7. Given below are events that lead to pregnancy and development of embryo. हमको सही सीक्वेंस बताना है एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक। क्या होगा? A, fertilization of egg, B, maturation of egg, third, release of egg, fourth, embedding of embryo in uterus. तो बच्चों, अगर हम सारे सीक्वेंस को देखें, इन चारों को देखें, तो सबसे पहले क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ एग होगा, ठीक है? मैचुरेशन ऑफ एग आपका नंबर 1 पर आएगा। तो अब देखिए, बहुत अच्छा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को समझने का। जब हमारा फर्स्ट नंबर पर 2 है, तो देखिए ए में 2 फर्स्ट नंबर पर नहीं आ रहा, तो इसको यहीं एलिमिनेट कर दीजिए। बी देखिए, यहाँ 2 आ रहा है पहले नंबर पर, ये और डी में भी 2 आ रहा है, यानी ये दो में से कोई हमारा ऑप्शन होगा। सी भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, यानी अब हमारी चॉइस बी और डी में से होगी, ठीक है? अगला देखते हैं। इसके बाद जो स्टेप होता है, मैचुरेशन ऑफ एग के बाद एग रिलीज होता है, रिलीज ऑफ एग। तो रिलीज ऑफ एग का है थर्ड पॉइंट, तो बी में अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट हमारा बी में ना आकर डी में आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। बाकी इसके आगे अगर हम देख लें, तो उसके बाद होता है जब एग रिलीज हो जाता है तब फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद यूट्रस में ये फिक्स हो जाता है, जिसको कहते हैं एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। तो ये बच्चों एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसमें जो ऑप्शन सही नहीं है हम उनको पहले हटाते जाते हैं और हमारा आंसर करेक्ट आंसर रह जाता है। क्वेश्चन 8. ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल combing hair sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this. कई बार जब हम ड्राई वेदर में, जैसे विंटर्स में भी ड्राई हेयर से शैम्पू के बालों को कंघा करते हैं, तो जो हमारे बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, फ्लाइंग अपार्ट, दूर दूर हो जाते हैं, कई बार आवाज भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? ए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डी, मैग्नेटिक फोर्स। आपको अच्छे से पता है कि इसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स आता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 इज एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, यानी कि 50 वाइब्रेशंस हो रहे हैं। व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? क्या ए 0.02 सेकेंड, बी 2 सेकेंड, 3C 0.2 सेकेंड और 20 सेकेंड। जब 50 हर्ट्ज हो रहे हैं आपके एक सेकेंड में, तो एक वाइब्रेशन में कितना समय लगेगा?
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड, राइट। क्वेश्चन 10, इन अ लार्ज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स देयर आर 4 वेज टू रीच द मेन रोड। एक कोई बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा शॉपिंग एरिया बन रहा है जहां पर 4 रास्ते हैं मेन रोड तक पहुंचने के। वन ऑफ द पाथ हैज लूज सॉइल, द सेकेंड इज लेड विथ पॉलिश्ड मार्बल, द थर्ड इज लेड विथ ब्रिक। देखिए, पहला रास्ता मिट्टी से होकर गुजर रहा है, सेकंड पॉलिश्ड मार्बल से, और थर्ड है ब्रिक्स का बना हुआ, और फोर्थ है ग्रेवल सरफेस है। इट इज रेनिंग हैवीली एंड पहेली विशेस टू रीच द मेन रोड, द पाथ ऑन विच शी इज लीस्ट लाइकली टू स्लिप इन। पहेली को सड़क पर जाना है, मेन रोड पर जाना है, और तेजी से बारिश हो रही है, तो कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे वो स्लिप नहीं होगी? द पाथ ऑन विच शी इज लीस्ट लाइकली टू स्लिप, बहुत कम चांसेस होंगे उसके स्लिप होने के। तो बच्चों, आपको मालूम है जो सरफेसेस रफ होती हैं वो फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड करती हैं और गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिए, लूज सॉइल पानी गिरने से गीली हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। पॉलिश्ड मार्बल पॉलिश्ड है, फ्रिक्शन ऑलरेडी बहुत कम है। ब्रिक्स भी गीले हो जाएंगे और स्लिपरी हो जाएंगे, और जो डी है ग्रेवल इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला हम ले लेते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है, सेग्रीगेट करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इसके अंदर आते हैं इस कैटेगरी में। क्वेश्चन 11 देखते हैं, नेम द मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। आपको पता है कि मेल और फीमेल हार्मोन, जो मेल हार्मोन है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल हार्मोन है उसको कहते हैं एस्ट्रोजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द 2 मेजर गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ मार्बल ऑफ ताजमहल। ये देखिए, एक एक नंबर का है, यानी हाफ ऑफ मार्क का होगा, हाफ प्लस हाफ, ये भी हाफ प्लस हाफ। आपको ये भी देखते जाना है कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। तो 12 क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ ताज आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक। आप घर से बाहर हैं और अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया। व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपने को बचाने के लिए आप क्या प्रोटेक्शन लेंगे? क्या ले सकते हैं हम? मूव टू ओपन स्पेस। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें ओपन में जाना चाहिए, जिससे कि कोई बिल्डिंग या पेड़ कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए। फाइंड अ क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, से दूर हो जाएं, ट्रीज से और ओवरहेड पावर लाइंस, इन सभी चीजों से हमें दूर हो जाना है। किसी भी बिग स्ट्रक्चर के नजदीक या उसके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी बात, इफ वी आर इन अ कार और अ बस, अगर हम किसी व्हीकल के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें बाहर निकल कर नहीं आना है। ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट एंड रिमेन टिल द अर्थक्वेक स्टॉप्स। ओपन एरिया में चले जाइए, गाड़ी के अंदर रहिए, जिससे जब बंद हो जाए अर्थक्वेक्स आने, ट्रेमोर बंद हो जाए, तब आप बाहर आए। बल्कि उसके बाद भी कुछ देर वेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो ट्रेमोर होते हैं वो रिपीटेडली कई बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द प्रेशर इफ फोर्स एक्सर्टेड इज 200 न्यूटन एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। ये आपको फोर्स दिया है, F दिया है, और ये दिया है एरिया। यहाँ बस हमको ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में एक खास बात है, हमें सबसे पहले यूनिट देखनी होती है कि यूनिट SI यूनिट होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर में है और हमको इसको किस में बदलना चाहिए? मीटर में बदलना चाहिए, ठीक है। SI यूनिट में पहले कन्वर्जन जरूरी है। 14 क्वेश्चन देखिए, एरिया दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड करिए और ये आपका मीटर में बन जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू रख दी, एरिया की रख दी, और ये हमारा आ गया 10,000 पास्कल। PA इज फॉर पास्कल।
क्वेश्चन 15, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। देखिए ये आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन थे, आइडेंटिफिकेशन है ना, हम पहचान कर पा रहे हैं, डिफरेंस कर पा रहे हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन इस कैटेगरी में आएंगे। तो दो क्वेश्चन है, एक स्टार्स और प्लैनेट के बीच में देना है और एक एस्टेरॉइड और कॉमेट के बीच में देना। देखिए 4 मार्क्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2+2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए आपको इसमें, देखिए यहाँ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन 15 में आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। 2 पॉइंट्स फॉर स्टार एंड प्लैनेट के लिए एंड 2 पॉइंट्स फॉर एस्टेरॉइड एंड कॉमेट के लिए। समझ लेते हैं स्टार क्या है। स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई, आपको मालूम है, और प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। इट हैज इट्स ओन लाइट, स्टार्स की अपनी लाइट होती है। दे इमिट देयर ओन लाइट एंड प्लैनेट की कोई अपनी लाइट नहीं होती है। जैसे अर्थ है, अर्थ प्लैनेट है, उसकी अपनी लाइट नहीं है, केवल सन की लाइट से ही वो शाइन करती है। इट इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट, स्टार्स अपनी जगह फिक्स हैं जबकि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को ही एग्जाम्पल में ले लें तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड अदर प्लैनेट्स टू। इट इज अ वेरी बिग इन साइज, इट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द स्टार। ये बहुत छोटे हैं स्टार्स, ये बहुत बड़े हैं, लेकिन स्टार क्योंकि बहुत दूर हैं इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड और कॉमेट में डिफरेंस कर लेते हैं। एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड रॉकी मटेरियल। एस्टेरॉइड मेटल्स और रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं, जबकि कॉमेट्स आइस, डस्ट एंड रॉकी मटेरियल। एस्टेरॉइड, सेकेंड पॉइंट, इट रोटेट्स नियरर टू द सन, सन के इर्द गिर्द रहते हैं, ये उसी के आसपास घूमते हैं, जबकि कॉमेट रोटेट्स फार्थर फ्रॉम द सन, सन से दूर। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट हैज एनी टेल ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल। आपको मालूम है कॉमेट को कहते हैं इट हैज टेल ऑफ वॉलेटाइल गैसेस व्हेन पासिंग क्लोज टू द, जब सन के नजदीक दिखाई देता है तो हमें वो वॉलेटाइल गैसेस एक पूंछ दिखाई देती है, टेल दिखाई देती है, जैसे घूम केतु कहते हैं। तो ये एस्टेरॉइड में एज सच कोई टेल नहीं होती। बच्चों ये दो दो पॉइंट आप दे देंगे वो सफिशिएंट होगा 2 मार्क्स के लिए, यानी 2 differences for star and planet and 2 differences for asteroids and comets. Next question देख लेते हैं 17 question. Name the comet which appear after 76 year. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम। 76 years के हर बार 76 years के बाद दिखाई देता है हेलीज कॉमेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 मार्क का है ये। व्हाट इज अ ब्लाइंड स्पॉट? ये ब्लाइंड स्पॉट बच्चों आई के स्ट्रक्चर में, जो ह्यूमन आई है उसमें एक ऐसी जगह होती है जहां ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है आई बॉल से, वहां it is at a junction of the optic nerve and the retina. There are no rods and cones, so no vision is possible at that spot. This spot is called blind spot. Rod और cone cells sensitive cells हैं जहां image formation होती है, लेकिन जब कोई sensitive cell जिस जगह पर नहीं होती उस जगह को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट को देख सकते हैं। ये देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये यहाँ पर आपको कोई भी सेंसरी सेल नहीं है। ये जो रेड लाइनिंग दिखाई हुई है ना, ये सब सेंसरी सेल्स को दिखा रहे, सेंसिटिव सेल्स हैं, यहाँ नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। राइट, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइट, क्वेश्चन नंबर 18, लाइटनिंग कैन बी सीन एट द मोमेंट व्हेन इट अकर्स। लाइटनिंग जैसे ही होती है आसमान में हमें एकदम दिखाई दे जाती है। सूर्य ऑब्जर्व लाइटनिंग इन हिज एरिया। सूर्य ने अपने एरिया में लाइटनिंग को यानी बिजली को चमकते हुए देखा। ही हियर्स द साउंड 5 सेकेंड आफ्टर ही ऑब्जर्व्ड लाइटनिंग। उसने 5 सेकेंड बाद उसकी आवाज को सुना, यानी देखा उसने 5 सेकेंड पहले और 5 सेकेंड बाद उसने आवाज को सुना। हाउ फार इज ही फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग अकर्स? वो उस जगह से कितनी दूर था जब उसने ये लाइटनिंग को देखा।
ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग अकर्स, जहाँ लाइटनिंग हुई थी वहां से और जहां उसने साउंड सुनी कितना डिस्टेंस था। आप अच्छे से जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लाइट में और साउंड में बहुत डिफरेंस है। स्पीड ऑफ साउंड, लाइटनिंग हमें जल्दी दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। तो इसको भी समझ लेते हैं, हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं। डिस्टेंस है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। दिस इज फॉर 2 मार्क्स। तो पहला जो नंबर होगा वो आपको मिलेगा इस पर 1 नंबर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। डिस्टेंस लिख दीजिए 330 और सॉरी स्पीड लिख दीजिए 330 मीटर पर सेकंड एंड टाइम लिख दीजिए 5 सेकंड। और ये हमारा आ गया मीटर में, और इसको हम अगर कन्वर्ट कर दें 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आया 1.65 किलोमीटर। यहां तक भी आपका 1 मार्क का। तो इस तरीके से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन ले लेते हैं। स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स, एक्सप्लेन व्हाई। स्पोर्ट्समैन के जो शूज होते हैं बच्चों वो बड़े स्पेशल होते हैं। नॉर्मल सोल नहीं होता, उसमें स्पाइक्स होते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड द सरफेस, सो द शूज विथ स्पाइक्स डू नॉट स्लिप व्हाइल द स्पोर्ट्समैन रन एंड प्ले। फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और वो स्लिप नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक पिक्चर दिखाती हूँ स्पोर्ट्समैन शूज। ये देखिए इतनी सारी पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। ये देखिए ये स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या बनाते हैं, इनकी बेटर ग्रिप बनाते हैं जिससे दौड़ते समय ये गिरते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। Read the following paragraph carefully and answer the questions on the basis of facts in them. पैरा पढ़ना है, उसके बेसिस पर अपने को क्या करना है, आंसर करना है। आई कैन बी कंपेयर्ड विथ कैमरा। आई को, ह्यूमन आई को कैमरे से कंपेयर करते हैं। आई लिड इज लाइक शटर। जैसे कैमरे का शटर बंद करते हैं ऐसे ही हम आई लिड से आंखों को बंद कर लेते हैं। रेटिना इज लाइक फिल्म। जैसे फिल्म पर कोई इमेज बनती है कैमरे में, ऐसे ही रेटिना पर आई में इमेज फॉर्म होती है। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। जैसे कैमरे में लाइट कंट्रोल होती है उसी तरीके से वहां ह्यूमन आई में प्यूपिल स्ट्रक्चर होता है जो आई को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट अंदर आएगा और कितना नहीं आएगा। जैसे ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल का साइज स्मॉल हो जाता है, और अगर लाइट डिम होती है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है जिससे ज्यादा लाइट एंटर कर सके। ठीक है, तो ये 2 ही लाइन के ऊपर आपके क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द आई हेल्प इन फोकसिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो कौन हेल्प करता है इमेज फोकस करने में, दैट इज लेंस, राइट ना। सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द आई एक्ट्स एज स्क्रीन। मैंने आपको पहले भी बताया रेटिना। रेटिना स्क्रीन का काम करता है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। विच मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। कौन सी मसल साइज कंट्रोल करती हैं, दैट इज आइरिस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन दैट हेल्प्स फॉर गुड आई साइट। आपको सबको मालूम है, बार बार बताया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, विटामिन ए, पालक है ना, हरी सब्जियां जो विटामिन ए का रिच सोर्स है और आपको हेल्प करती हैं विजन मेंटेन करने में, आई की हेल्थ के लिए। लास्ट सेक्शन है हमारा एप्लीकेशन एंड स्किल। एप्लीकेशन का मतलब है कि अप्लाइड क्वेश्चंस, जो हमने सीखा, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 21, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट एनी 2 यूजेस। देखिए यूजेस आ गए, एप्लीकेशन मींस यूजेस, कहाँ अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। वो जो important जो lines या terms हो उनको आपको underline करना है, ठीक है। यहां भी पहले ये जो वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ गए, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोप्लेटिंग और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात हो रही है। तो जब किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक दूसरे मेटल की लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे यूजेस पूछे हैं, तो देखिए, दिस इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर शाइनी एंड रेजिस्टेंट टू स्क्रैचेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक तो ऑब्जेक्ट को शाइन प्रोवाइड करता है और दूसरा स्क्रैचेस नहीं लगते उसके। Another important use is it prevents corrosion, जंग लगने से, मेटल को खराब होने से बचाता है। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन था 21, दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है? जो डेफिनेशन है वो बच्चों 1 मार्क की है, ओके, और जो यूजेस हैं वो हाफ मार्क के हैं। तो आपको क्वेश्चन करते समय ये भी देखना है कि जितना पूछा है उतना हमने लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात का खास ख्याल रखना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाती हूँ पिक्चर में। ये देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटेड आर्टिकल्स कितने शाइन कर रहे हैं, आपने देखे होंगे। यूजेस हैं, ये मशीनरी के पार्ट्स हैं, ये वेसल्स हैं, गाड़ियां हैं, कितने सारे ये आपके यूटेंसिल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सभी चीजें किस में काम आती हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू इनको शाइन प्रोवाइड की जाती है, एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। क्वेश्चन 22, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हाउ डज इट अकर? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। व्हेन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस। ये आपने पढ़ा है, लाइटनिंग कंडक्टर जहां पढ़ा है, जहां इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पढ़ा है, कि जो एयर है, जब उसका इंसुलेशन, एयर अपने आप में इंसुलेटर है, लेकिन जब उसका इंसुलेशन खत्म हो जाता है, पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं, तो ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकरिंग बिटवीन 2 or more clouds और बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ। क्लाउड्स के बीच में भी होता है और क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है, तब हमें इस तरीके की लाइट दिखाई देती है जब इंसुलेशन ब्रेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम दैट लेमन जूस एंड विनेगर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, फिर ये एप्लीकेशन है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये एप्लीकेबल होगा कि लेमन जूस और विनेगर गुड कंडक्टर हैं या नहीं? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में ही दी हुई है। कि देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत छोटे से कप में लेमन जूस या विनेगर ले लेते हैं, एक बार लेमन एक बार विनेगर, बॉटल का ढक्कन में, और यहाँ हम एक पूरा कंडक्टिंग वायर, ये सेल, बैटरी, बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, और ये बल्ब क्या करता है, कनेक्ट करने के बाद ग्लो करता है। अगर ये बल्ब ग्लो करता है, when the ends of a tester are dipped in a lemon juice or vinegar, the bulb glows, बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। और जब बल्ब ग्लो करता है, दिस प्रोसेस इंडिकेट्स द लेमन जूस एंड विनेगर बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों ही चीजें एक साथ नहीं डालनी है, लेमन जूस से अलग टेस्ट करना है और विनेगर से अलग टेस्ट करना है, ठीक है। एक बार में एक ही चीज डाली जाएगी, ठीक है। तो ये अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो गुड कंडक्टर है, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो वो कंडक्टर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन of this sample paper, draw constellations Orion and Great Bear showing correct position of all the stars। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ओरियन के लिए 2 मार्क्स हैं और ग्रेट बियर के लिए 2 मार्क्स हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको इसके फिगर दिखा देती हूँ। ये लास्ट चैप्टर है, 17 चैप्टर है आपका, ये देखिए 17 चैप्टर, पेज नंबर 222, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए में दिख रहा है ग्रेट बियर 7 स्टार्स हैं, और बी में दिख रहा है ओरियन। इसी तरीके से आपको इनके फिगर बनाने हैं
और ध्यान से समझिए कि इनके ऊपर आपको हेडिंग लिखना चाहिए, ग्रेट बियर और ओरियन। सो चिल्ड्रन, इस तरीके से आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। ये सैंपल पेपर 1 था। इसी तरीके से सैंपल पेपर 2 के भी आपको सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो भी बताइए, और अगर आप इससे बेनिफिटेड हुए हैं तो भी बताइए मुझे। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।